हम चैप्टर नंबर 4 स्टडी कर रहे थे फ्रॉम फर्स्ट ईयर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम कैसे पता लगाएंगे कितना हुआ है। फिर हमने ये देखा था कि अगर कोई वेरिएबल फोर्स है उससे हम वर्क डन करेंगे तो वो कैसे है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव करता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड उसके ऊपर कैसे वर्क डन करती है। अच्छा देखें, ये ऑब्वियस बात है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड, पहली बात तो समझ लें ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो हमारी अर्थ है इसके सराउंडिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो अर्थ उसे अपनी तरफ खींच लेती है। वो वाला एरिया जिसके अंदर रहते हुए अर्थ अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच सकती है, उसके ऊपर फोर्स लगा सकती है, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अब चूंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिस्प्लेस होता है तो वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ सम फोर्स। तो इसका मतलब है कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन भी करेगी। क्लियर। तो यहाँ पर जो मतलब कि कुछ बातें हैं पहले वो समझ लें। सबसे पहली बात तो ये कह रहा है कि जी कोई भी ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर डिस्प्लेस करेगा, मूव करेगा, तो अर्थ उसके ऊपर मतलब है ना वर्क डन करेगी, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके ऊपर वर्क डन करेगी। अब देखिए, आपको इस बात का पता है कि जो अर्थ फोर्स लगाती है वो हमेशा डाउनवर्ड लगाती है, इसलिए जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो यहाँ पर ये बात आप जरा समझ लें कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ आ रहा होगा यानी डाउनवर्ड आ रहा होगा, उसके ऊपर हमेशा जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह ही अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन करेगी वो नेगेटिव करेगी। जैसे लेट्स से कि मैं यहाँ पर आपको ये बात समझा रहा हूँ कि ये बोर्ड मार्कर है, अब इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह ऊपर लेकर आता हूँ, क्लियर, इस तरह मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो आप इसके ऊपर वर्क डन कर रही है अर्थ की ग्रेविटी, मैं तो इसके ऊपर वर्क डन कर रहा हूँ, मैं तो सारी बात ऊपर लेके जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली हमारा जो मेन कंसर्न है वो ग्रेविटेशनल फील्ड जो वर्क डन कर रही है। तो इसके ऊपर जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन कर रही है वो नेगेटिव है, ठीक है। जो मैं वर्क डन कर रहा हूँ तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव है, क्योंकि हमने इसको वर्क डन को ना इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ ली हुई है लास्ट लेक्चर्स के अंदर। तो ये ऑब्वियस बात है कि जो मैं इसके ऊपर वर्क डन कर रहा हूँ वो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे मेरा मेन कंसर्न है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो वर्क डन कर रही है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इसको जो वर्क डन कर रही है वो नेगेटिव कर रही है। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट दी ग्रेविटी मूव कर रहा है। वही अगर ये बोर्ड मार्कर इससे नीचे की तरफ आएगा, लेट्स से कि इधर से अब भी अर्थ की ग्रेविटी ने इसके ऊपर वर्क किया है, लेकिन ये वर्क जो है वो पॉजिटिव है। तो ये दो आपने एमसीक्यूज भी याद रखने हैं और अपने कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन दी डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है? डाउनवर्ड होती है। इन दी डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आएगा तो उसके ऊपर जो होने वाला वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा। ये दो पॉइंट्स में इसलिए इतना फोकस दे रहा हूं क्योंकि आगे डेरिवेशन में इनका बहुत ज्यादा काम है। इसी तरह वो ये बात कह रहा है कि अगर वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑपोजिट है, यानी कि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है, तो हम अपवर्ड लेके जा रहे हैं, यानी कि किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड के ऑपोजिट वो मूव कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो उसके ऊपर होने वाला वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो चलें, आप जाहिर बात है कि जब हम कोई भी टॉपिक डिस्कस करते हैं खासतौर पे फिजिक्स के लिए, तो उसके लिए अपनी कुछ कैलकुलेशंस भी करते हैं कुछ सिचुएशन एज्यूम करके, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं कुछ assumptions कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बात कहता हूँ कि सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है, उसको मैंने डिस्प्लेस किया है एक पॉइंट से ए से लेके बी तक, यानी कि ए पॉइंट पे पहले था वो और मैं उसको उठा के बी पॉइंट पे ले आया हूँ, ठीक है। और वो कह रहा है कि ये सारा कुछ हो रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है। क्लियर है? जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है। तो ये बात आपने ना बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे याद रखनी है, बाकी सिंपल है सारा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इन दिस केस ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये बात मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, वैसे ये हमने छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है ना उसके वेट के बराबर होती है। बल्कि वेट की डेफिनेशन ही ये है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ए बॉडी, कि एक बॉडी पे कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। जैसे लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि इस बोर्ड मार्कर का वेट जो है वो 1 न्यूटन है, इसका मतलब क्या है कि अर्थ इस वक्त इसके ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगा रही है, या जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो 1 न्यूटन लग रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि वो कह रहा है कि हमने डिफरेंट पाथ को यूज किया है
इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि पहला पाथ में इसको पहले इस तरह लेके आया हूँ, फिर ऊपर लेके गया हूँ, दूसरा पाथ में इसको पहले ऊपर लेके आऊँ, फिर इधर लेके आया हूँ, और तीसरा पाथ में इसको कर्व बनाता हुआ लेके आया हूँ। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमने तीनों के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है और फिर ये चेक करना है कि उनके अंदर डिफरेंस आता है या नहीं आता, अगर आता है वो किस किस्म का आता है और अगर नहीं आता तो वो क्यों नहीं आता। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो सबसे पहली बात के मैं कह रहा हूँ कि वर्क डन अलोंग पाथ ए डी बी। ठीक है, कि जो ए डी बी के अलोंग पाथ यानी कि पाथ 1 के अलोंग मैंने वर्क डन किया उसके मुताबिक क्या है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, जो अर्थ की ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। अच्छा, यहाँ पर ना एक्चुअली आप देखें दो किस्म का मोशन में शो कर रहा हूँ, एक ये है कि हॉरिजॉन्टल मोशन और फिर ये वर्टिकली अपवर्ड मोशन है। ठीक है, यानी कि पहले हॉरिजॉन्टल मोशन है फिर वर्टिकली अपवर्ड मोशन है। अब जब हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो मैं एक्चुअली हॉरिजॉन्टल मोशन को इससे रिप्रेजेंट करूंगा, तो ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और हॉरिजॉन्टल मोशन इस तरफ एक्ट कर रहा है। एंगल कितना हमारा है 90 डिग्री। अब आपको पता है वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। अब cos 90 डिग्री क्या होता है, जीरो होता है। ये लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने बात डिस्कस की थी और इसको बकायदा ड्राइव करके दिखाया था कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रहा होता है तो उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त जो वर्क डन है वो जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूँ कि वर्क डन अलोंग ए डी ये जीरो है। ओके, नेक्स्ट फिर बात करते हैं हम कि जब मैं इसको वर्टिकली अपवर्ड लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैं इसको वर्टिकली अपवर्ड लेके जा रहा हूँ, अब ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके साथ एंगल बना रहा है वो 180 डिग्री बना रहा है। क्लियर है, यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने बात क्लियर की थी। वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो cos 180 डिग्री होता है, cos 180 डिग्री वो इक्वल होता है -1 के, यानी कि अब यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर जो मैंने इसको डिस्प्लेस किया है ना, वो यहाँ पर मैं उस डिस्प्लेसमेंट को h से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वर्क डन फोर्स कितनी लग रही है, mg लग रही है, तो वर्क डन कितना होगा mgh। ठीक है, और जब वो अपवर्ड जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पाथ के अलोंग जब मैं वर्क डन कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर देखिए कि वो यही बात कह रहा है कि work done by gravitational field along the path ADP can be split into 2 points। इनको 2 points में हम स्प्लिट कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि along path AD जो कि जीरो होगा, वजह कि उसका जो वेट है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, डिस्प्लेस वो इस तरफ कर रहा है, वेट डाउनवर्ड लग रहा है, परपेंडिकुलर वर्क डन क्या हो गया, जीरो, वजह cos 90 जीरो है। उसके बाद नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि वर्क डन along path D to B यानी कि DB, ठीक है, will be negative। क्यों, डिस्प्लेसमेंट इज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी वेट। डिस्प्लेसमेंट और वेट की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट है। उसके बाद नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि वर्क डन अलोंग पाथ 1 क्या हो जाएगा, वर्क डन अलोंग एडी प्लस वर्क डन अलोंग डीबी। अब एडी के लिए वर्क डन जीरो हो गया और डीबी के लिए -mgh हो गया। जब मैंने इनको सम अप किया तो मेरे पास ये फाइनल रिजल्ट आ गया, वर्क डन अलोंग पाथ 1। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चलो वर्क डन अलोंग पाथ ए सी बी। अब मैं पाथ 2 की बात कर रहा हूं कि अलोंग ए सी बी। अब मैंने वो बात बता दी है, एग्जैक्टली वही बात यहां पर भी अप्लाई होगी कि जब मैं उसको वर्टिकली अपवर्ड लेके जा रहा हूं, जो डिस्प्लेसमेंट अगेन वो h मतलब ये उतना ही है, तो यहां पर जो वर्क डन हो जाएगा वो ए सी के लिए क्या हो जाएगा, -mgh हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी, ऑपोजिट टू द ग्रेविटी जा रहा है। और जब मैं सी बी की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वजह कि ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और जो सीबी है वो परपेंडिकुलर है। तो इट मींस दैट कि यहां पर मैं अगर नेक्स्ट बात करूं तो वर्क डन अलोंग पाथ एसीबी, वो अगेन मैंने टू पार्ट्स में एग्जैक्टली उसी तरीके से टू पॉइंट्स में सेपरेट कर लिया, वर्क डन अलोंग एसी एंड वर्क डन अलोंग सीबी। एसी के लिए -mgh और सीबी के लिए जीरो। ओके हो गया, तो इसको मैं जब सम अप करूंगा तो मेरे पास अगेन आंसर -mgh के इक्वल ही आएगा। तो ये एक्चुअली वर्क डन अलोंग पाथ 2 है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्क डन अलोंग पाथ ए बी। अब देखिए यहां पर ना एक्चुअली एक कर्व बन रही है। अब इस कर्व को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक्चुअली इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक तरीका है, वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए लेट्स से इस कर्व को ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब पहली बात तो है कि इसको मैं डिफरेंट पॉइंट्स में स्प्लिट कर लूं। ठीक है, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में भी किया था कि डिफरेंट पॉइंट्स में स्प्लिट कर लिया था।
अब ये जो मैंने यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इसको मैं छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पॉइंट्स में कट कर लूंगा। ठीक है, इस तरह यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं ये वर्टिकल स्टेप और ये हॉरिजॉन्टल स्टेप, क्लियर है। इस तरह यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट इसको भी ये मेरा वर्टिकल स्टेप हो जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल स्टेप हो जाएगा। तो इस तरह मतलब कि लाइक डिस्प्लेसमेंट तो वही है ना, लेकिन उनको मैंने स्प्लिट कर लिया है हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में और वर्टिकल स्टेप्स के अंदर। तो यहाँ पर जो वर्टिकल स्टेप्स है उनको मैंने नाम दे दिया डेल्टा y1, ठीक है, इस तरह डेल्टा y2, डेल्टा y3 एंड सो ऑन टू डेल्टा yn। इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखा दिया आपको ये बात समझाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं शुरू में इतना फोकस कर रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। जब मैं बात करूंगा एक्चुअली यहां से लेकर यहां तक का जो वर्क डन है वो किसकी इक्वल होगा, उसके हॉरिजॉन्टल स्टेप और वर्टिकल स्टेप का वर्क डन जमा करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अलोंग हॉरिजॉन्टल स्टेप जो वर्क डन है वो जीरो है। वजह कि उस दौरान डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वर्क डन है वो हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर देखिए कि मैंने सिर्फ वर्टिकल स्टेप्स को काउंट किया, मैंने हॉरिजॉन्टल स्टेप्स को काउंट ही नहीं किया, क्लियर है। तो इस तरह मैं सारे वर्टिकल स्टेप्स को काउंट करके मैं वर्क डन कैलकुलेट कर लूंगा। और वर्टिकल स्टेप्स के अलोंग भी जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा। उसकी वजह आप जरा देखें कि वो जो बॉडी है वो ऊपर आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है और ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, क्लियर है। तो इसके लिए अब ये टोटल हाइट अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैंने जितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है वो सबको जमा करना पड़ेगा, क्लियर है। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, mgh की इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि वर्क डन जो है वो इक्वल है माइनस mg, और जो मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर करना था, जो मैंने हाइट कवर करनी थी, उसमें मैंने उन सब वर्टिकल स्टेप्स को ऐड कर दिया, डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 एंड सो ऑन टू डेल्टा yn। लेकिन जब इन सब वर्टिकल स्टेप्स को मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास किसकी इक्वल आंसर आता है, एज के, जो कि मैंने असल हाइट कवर की है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 इंटू डेल्टा yn इक्वल्स टू एज। तो अब वर्क डन जब मैं इसकी जगह पे एज पुट करता हूँ तो वर्क डन अगेन किसके इक्वल आता है, माइनस mgh। अच्छा यहाँ पर ना अब एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन करिए, जब हम एडीबी के अराउंड कैलकुलेशन की थी हमने तब भी आंसर माइनस mgh आया था। जब हमने एसीबी के अलोंग कैलकुलेशन की थी तब भी आंसर माइनस mgh आया था। और जब हमने थर्ड पाथ के अलोंग कैलकुलेशन की है आंसर स्टिल, हालांकि तीनों पाथ डिफरेंट है और ये वाला पाथ तो उन दोनों से काफी ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन उसके बावजूद स्टिल आंसर क्या है, माइनस mgh, ठीक है। तो इसका मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवाते हैं, हम जो सा मर्जी पाथ फॉलो कर लें, वर्क डन सेम होगा। ओके, तो अगर वर्क डन सेम होगा तो ऐसी फील्ड जिसमें जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट हो पाथ फॉलोड, कि जो हमने पाथ फॉलो किया है, जो हमने पाथवे फॉलो किया है उसके ऊपर वो डिपेंड ना कर रहा हो, ऐसी फील्ड को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड, क्लियर। तो यहाँ पर आपने बताना है कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है इसके ऊपर मतलब कि इसके अंदर जब हम वर्क डन करते हैं तो वो जो हमने पाथ फॉलोड, जिस रास्ते से हम उस वर्क डन को करके लेके जा रहे होते हैं, चाहे आप उसको इस तरह ले जाए, चाहे आप इस तरह, चाहे आप इस तरह ले जाए, आप खुद भी कैलकुलेशन कर लेना, आप इसको नीचे लेके आए, इस तरह लेके आए, फिर ऊपर लेके आए, फिर इधर लेके आए, फिर भी आपका आंसर माइनस mgh ही आएगा, क्लियर। तो वो ये बात कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, के वो फॉलो किए हुए पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही, ऐसी फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन क्या है। अच्छा, यहाँ पर ना दो बातें बता रहा है। सबसे पहली बात तो वो ये बता रहा है कि अगर वो जो पाथ फॉलो कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरी बात एग्जैक्टली वही है, लेकिन उसने थोड़ी सी घुमा के की हुई, मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ कि कंजर्वेटिव फील्ड में जब हम किसी क्लोज्ड पाथ के अंदर वर्क डन कर रहे होते हैं ना, तो उसका वर्क डन जीरो है। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको एक थोड़ा सा ना समझा देता हूँ। ये देखें, फर्ज करें कि यहाँ पर ये एक मैस है हमारे पास m, ठीक है। अब इसको मैं h हाइट तक लेके गया हूँ, क्लियर। जो अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो g है, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो किसकी इक्वल होगा, माइनस mgh। क्यों, क्योंकि उसके ऑपोजिट जा रहा है। अब मैं इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ इसी ऑब्जेक्ट को, अब इस दौरान जो वर्क डन है वो जीरो होगा, क्यों, वो उसके परपेंडिकुलर है। इसी तरह जब मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो अब मतलब कि पहले मैंने एच डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, अब एग्जैक्टली मैं एच डिस्प्लेसमेंट कवर करके नीचे ले आता हूँ।
तो अब वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, mgh के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर mgh पॉजिटिव होगा, वजह कि अर्थ की ग्रेविटी भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड हो रहा है। क्लियर है। और इसी तरह अब मैं इस ऑब्जेक्ट को दोबारा से उस पोजीशन पे ले आता हूं और यहाँ पर अगेन वर्क डन जो है वो क्या है, जीरो है। वजह कि अब अगेन वो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, ग्रेविटी इस तरफ है, वो अगेन परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वर्क डन क्या है, जीरो है। अब मैं इसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करूंगा, तो इन मैं चारों पॉइंट्स को जमा कर लूंगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पहला पॉइंट माइनस mgh, ठीक है, दूसरा पॉइंट जीरो, तीसरा पॉइंट प्लस mgh और चौथा पॉइंट जीरो। अब ये माइनस mgh प्लस mgh से काटिए, टोटल जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब कि किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जब हम वर्क डन करते हैं अलोंग ए क्लोज्ड पाथ, तो वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। तो आपको अगर कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन आए तो आपने ये बात बता देनी है कि कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर, मतलब कंजर्वेटिव फील्ड में आपने दो बातें बतानी है। पहली बात तो ये कि जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, हम जो से मर्जी पाथ को फॉलो करते हुए जाएं, वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है कि कौन से पाथ को फॉलो किया, वर्क डन जो है वो उतना ही होगा जितना ए से लेकर बी तक जाने में चाहिए होता है। ठीक है। दूसरी बात आपने ये बता देनी है कि अगर हम कंजर्वेटिव फील्ड में एक ऑब्जेक्ट को क्लोज्ड पाथ पे मूव करवाते हैं, तो क्लोज्ड पाथ में उसका जो होने वाला वर्क डन है वो जीरो होगा। क्लियर है। ऐसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए रखी हुई है। ग्रेविटेशनल फील्ड को तो हम अभी प्रूव करके हटे हैं, जो कंजर्वेटिव फील्ड है। उसके बाद इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स जो है, उसके ऊपर जब आप वर्क डन करते हैं अलोंग क्लोज्ड पाथ, वो भी जीरो ही होगा। इस तरह वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, यहाँ पर एक्चुअली आप मैग्नेटिक फोर्स भी लिख सकती हैं कि मैग्नेटिक फोर्स के अंदर भी किया हुआ वर्क डन जो है वो जीरो होता है, मतलब कि क्लोज्ड पाथ में किया हुआ वर्क डन जीरो होता है। या मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीजें मैंने आपको बताई है। फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, टेंशनल स्प्रिंग है, नॉर्मल फोर्स है, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट या प्रोपल्शन ऑफ मोटर। इनके अंदर अगर हम वर्क डन की बात करें तो वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करते हैं। अच्छा यहाँ पे मतलब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कि ये मैं एक फ्लोर पे बॉक्स पड़ा है, ठीक है, और इसको मैंने उठा के यहाँ पर लेके आना है। अब इसको मैं अगर उठा के यहाँ तक लेके आऊंगा तो रास्ते में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा, इसका मतलब इसको कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस। क्लियर। तो यहाँ पर मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन ज्यादा है। ठीक है। इसी तरह लेट्स से कि एक और पाथवे में बात करता हूँ कि इस तरह करके मैं इसको इधर लेके आता हूँ, तो देखिए अब यहाँ पर फ्रिक्शन, मुझे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि जब मैं इसको यहाँ से यहाँ पर लेके आऊंगा इस तरीके से, तो मुझे सबसे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब मैं पाथ चेंज कर रहा हूँ तो वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा है। इट मींस दैट कि अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स कहीं पर प्रेजेंट है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है, तो वो कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है बल्कि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। क्लियर है। इसी तरह एयर रेजिस्टेंस की बात करें, टेंशनल स्ट्रेन की बात करें, तो ये सब जो मैंने आपके सामने फोर्सेस रखे हैं सब की सब नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट work done by a gravitational field. Students, if you think that this video is informative for you, kindly share this video to all your students in all your community। और स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।